फिर मायरा अपनी जगह से उठ खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती और चांद को देखते हुए कहती, एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कैसे हो माय लव, मुझे उम्मीद है तुम मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे लिए रो रहे होंगे। फिर हल्का सा हंसते हुए कहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे याद करते हो, मेरे लिए तड़पते हो और यही तड़प तो मुझे पागल बनाती है। एक सांस छोड़ते हुए माया आगे बोलती है, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी माया तुम्हारे पास होगी, वो भी एक सरप्राइज के साथ हो। आई मिस यू माय अभी, मिस योर स्मेली, मिस योर वार्मनेस, आई वांट यू बेबी, लव यू सो मच, यू आर ओनली माइन। दूसरी तरफ अभियान अभी भी जमीन पर माया की फोटो पकड़े हुए लेटा था। तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और जिससे अभियान थोड़ा सा हिलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे माया उसके आसपास है और उसके लब धीरे से माया का नाम लेते हैं, आई ओनली लव यू टू माया। और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जिससे उसका मुरझाया हुआ चेहरा चमक जाता है। अब आगे स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। हॉस्पिटल की दीवारों के बीच रहते हुए मायरा को 2 दिन हो गए थे। उसकी चोटें अब उतनी नहीं दुख रही थी, उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी और चोटें भी काफ़ी ठीक हो गई थी और उसका वजन भी इन सब में थोड़ा कम हो गया था, 75 किलोग्राम्स। हाँ, ये भी ज्यादा था, पर माया को मायरा के वेट की कुछ खास चिंता नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि वो एक बार हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए फिर आराम से अपना वेट कम कर लेगी। अब तक उसने अच्छे से अपने आप को साफ कर लिया था जिसके उसकी बॉडी के अनवांटेड टैटूज और मक्केउप हट गए थे। अब उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन और फ्रेश लग रही थी, उसका चेहरा ताज़ा खिले गुलाब जैसा लग था, उसकी हल्की सुनहरे बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इन 2 दिनों में उससे मिलने उसके नाना नानी रोज आते थे और नानी उसके लिए घर का बना खाना लाती थी जिसे वो अपने हाथों से खिलाती थी। वे दोनों तो वहीं रुकना तो चाहते थे, पर मायरा उनकी एक भी बात न सुन के उन्हें घर भेज देती थी। वो उनसे कहती थी कि वो ठीक है और उन्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तैसे वो उन्हें भेज तो देती थी, पर इन 2 दिनों में केएसआर उससे मिलने एक बार भी नहीं आए थे। उसे बस उन्हीं का इंतजार था। अब वो इस अस्पताल में रहते रहते वो ऊब चुकी थी। उसे बाहर जाना था, बाहर की ताज़ी हवा को महसूस करना था। वो चाहती तो अकेले भी जा सकती थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी, इंतजार था तो सिर्फ केएसआर का। संध्या का समय था, मायरा खिड़की पर खड़ी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। सूरज से निकलने वाली वो आखिरी किरणें मायरा के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। इस समय उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। नाना नानी जा चुके थे। उसने सोच लिया था कि अगर आज केएसआर उससे मिलने नहीं आए तो वो यहाँ से अकेली निकल जाएगी और उसका जो मन करेगा वो करेगी। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। वो अभी खड़ी थी, अपने सोच में गुम थी कि वार्ड का गेट धीरे से खुलता है और वो इंसान जिसका इंतजार मायरा को बेसब्री था, जी हाँ, केएसआर अपने उसी कोल्ड ऑरा के साथ पर आंखों में नरमी लिए अंदर आते हैं। मायरा को उसके आने का पता ही नहीं चला। अब ये उनके कदमों की स्थिरता थी या मायरा की सोच इतनी गहरी, ये तो वही जाने। केएसआर मायरा के डेट धीरे धीरे मायरा के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और एक नज़र मायरा को देख उसी दिशा में देखने लगते हैं जिस दिशा में मायरा देख रही थी। उस डूबते हुए सूरज को उसकी रोशनी में दोनों की हरी आंखें चमकते हुए सुनहरी लग रही थी। उनकी आंखें बहुत सुंदरता अपार थी। कुछ पल बाद केएसआर मायरा से कहते हैं, कैसी है मेरी एंजल। ये सवाल करते वक्त उनकी आवाज़ में एक अलग है नरमी थी। वही केएसआर की आवाज़ जब मायरा के कानों में जाती है तो उसकी आंखों जो पहले से चमक रही थी उनकी चमक बढ़ जाती है और लबों पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। पर मायरा अभी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। केएसआर फिर सवाल करते हैं, क्या हुआ मेरे बेटू को, क्या तबीयत सही नहीं है बेटा। मायरा फिर भी कोई रिस्पांस नहीं करती, अभी भी वो उसी तरह खड़ी थी। पता नहीं क्यों केएसआर को कुछ अजीब लगता है, जैसे कुछ है जो वो देख नहीं पा रहे हो। ऐसा उन्हें उस रात भी लगा था जब वो मायरा से मिलने आए थे और इन 2 दिनों में जिस तरह से मायरा रह रही थी। सबसे हैरानी वाली बात थी उनके लिए कि मायरा बिना किसी जिद के चुपचाप रह रही है। उसने एक बार भी उनसे मिलने की जिद नहीं करी या यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करी, पर वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और मायरा को अपनी तरफ घुमाते हैं। अब मायरा उनके सामने थी। केएसआर को लगता है शायद मायरा उनसे नाराज है क्योंकि जब आखिरी बार मायरा की उनकी बात हुई थी तो उन्होंने मायरा तो काफ़ी डांट दिया था जिस वजह से मायरा बहुत रोई भी थी और शायद इसलिए अभी वो उनसे बात नहीं कर रही है। पर वो मायरा के होठों की वो हंसी नहीं देख पाते हैं क्योंकि मायरा नजरें झुकाए खड़ी थी। कोष्टक इसलिए केएसआर मायरा को हल्के से अपने गले लगा उसके बालों को सहलाते आगे कहते हैं,
किया हुए बेटा, क्या आप हमसे इतने नाराज हो कि अब अपने डेडा की देखोगे भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करोगे? हम मानते हैं हमें आपको उस दिन ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, पर क्या करें, आपकी जिद ही ऐसी थी कि हमें आपको डांटना पड़ा। वो आपके लिए ठीक नहीं है बेटा, आप हमारी प्रिंसेस हैं और वो इस काबिल नहीं कि आपको डिसर्व करे। पर थोड़ा रुक कर वो एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे वो मजबूर हो ये करने के लिए, और आगे कहते हैं, पर ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपकी ये विश भी पूरी करेंगे। फिर वो मायारा का चेहरा अपने हाथों में लेकर थोड़ा ऊपर करते हैं और उसके की फोरहेड पर हल्की किस करते हुए कहते हैं, अब तो खुश है ना हमारी प्रिंसेस, और हमसे नाराज नहीं है, बोलिए। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में मायरा के प्यार और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मायरा, जो अभी तक अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए उनकी सारी बातें सुन रही थी, उनकी आखिरी बात सुन के उसकी एब्रोएं आपस में सिकुड़ जाती है और चेहरे के भाव हल्के से बदलते हैं, पर वो जल्दी उन्हें नॉर्मल कर लेती। उसका चेहरा अब केएसआर के हाथों के बीच था और केएसआर उसे इस उम्मीद से देख रहे थे कि अब उनकी बेटी उनसे कुछ बोलेगी, पर उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी बेटी उनसे कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। कोल्ड स्वेट, और ये तो कोई और ही है। खैर, मायरा हल्के से अपनी आंखें उठाती है और उसकी डार्क ग्रीन आंखें सीधा जाके केएसआर की हल्की ग्रीन आंखों से मिलती। इस समय मायरा की आंखें बहुत गहरी थी, होठों पर अजीब सी कह सकते डरावनी मुस्कुराहट बही। केएसआर की आंखों में बस प्यार और उम्मीद थी। और तभी धीरे से मायरा के लव हिलते हैं और वो कुछ ऐसा बोलती जिससे केएसआर के कदम लखा जाते हैं और वो दो कदम पीछे हो जाते। उनके चेहरे पर हद से ज्यादा हैरानी, अब विश्वास और असमंजस के भाव थे। धीरे से मायरा के लव हिलते हैं और उनसे निकालता है, कैसे हो दीदी, पहचाना मुझे? जो सुनकर केएसआर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसमें हैरानी, अविश्वास और असमंजस के भाव आ जाते, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। इस समय मायरा और केएसआर एक दूसरे के आमने सामने उस अस्पताल के वार्ड में जमे हुए थे। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर गुजरता पल एक बम की टिकीन की तरह लग रहा था, जो कभी भी फट सकता था। केएसआर की आंखों में हैरानी और असमंजस का तूफान था। वो मायरा को देख रहे थे, उसकी आंखें जिनमें मासूमियत चंचलता होती थी, आज वह एक अथाह गहरी खाई की तरह थी, जिसमें कोई भी झांके तो शायद वापस न आए रहस्यों से भरी। उसके के होठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कुराहट तैर रही थी। मायरा की निगाहें भी केएसआर पर इस तरह गड़ी थी जैसे उसे उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। तभी उसकी मासूमियत की चादर में लिपटी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंजी, क्या हुआ दीदी, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी क्वीन, अपनी क्वीन को भूल गया आप? दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने तो वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, आप मुझ में खुद को देखते हैं। उसके चेहरे के भाव इतने मासूम और भोले थे कि कोई भी देखे तो धोखा खा जाए। ऐसा लगता था जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई और नहीं है। उसी मासूमियत को बरकरार रखते हुए उसने आगे कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दीदी? आप सच मुझे भूल गए क्या? ये तो सही नहीं है ना दीदी, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? आपने अपना खून दिया था मुझे। इतना कहते हुए मायरा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, जैसे वो बहुत दुखी हो। लेकिन उसकी झुकी हुई आंखों में एक शैतानी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उस मासूम चेहरे के पीछे छिपे हुए राज को बयां कर रही थी। मायरा की बात खत्म होते ही वार्ड में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि हर पल बेचैनी से भरा लग रहा था। तभी उस खामोशी को चीरते हुए किसी के हंसने की आवाज आने लगी। मायरा, जो अब तक सिर झुकाए हुई थी, अचानक अपना सिर ऊपर उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वही मायरा की बातें सुनने के बाद केएसआर का दिमाग सुन्न हो चुका था। उनकी आंखें एक अजीब से आश्चर्य भाव से भर गई थी। उनके आंखों के सामने एक मंजर घूम जाता था। 2 दिन पहले की वो अंधेरी रात, जब मायरा से मिलने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचे थे, तो उनका असिस्टेंट दौड़ता हुआ उनके पास आया था। उसने घबराई हुई आवाज में कुछ ऐसा कहा था जो केएसआर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असिस्टेंट ने कांपती हुई आवाज में बताया था कि माया, जो बिजनेस क्वीन थी और अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन डार्क डेथ के नाम से जानी जाती थी, अब नहीं रही। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर केएसआर के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इस खबर को सुन के उनकी आंखें नम हो गई थी। उनका दिल बैठ सा गया था। उन्हें एक तरफ अपनी बेटी के ठीक होने की खुशी थी, दूसरी ओर जिसे उन्होंने दिल से अपनी बेटी माना था उसके जाने का दुख। ये सारी बातें केएसआर के दिमाग में एक के बाद एक कौंध रही थीं, और सामने खड़ी मायरा की हंसी की गूंज उन यादों को और भी भयानक बना रही थी।
वो उसे देख रहे थे, जो बस हंसे जा रही थी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक दर्द था अपने प्यार से बिछड़ने का, किसी और जी जगह लेने का, और उस इंसान को दुखी देखने का जो उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। केएसआर की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं। जब उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, शट अप, जस्ट शट अप। ये क्या मजाक लगा रखा है मायरा? अगर हम कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी और हम सुनते जाएंगे। हमें आपका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, समझी आप? उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भी जमाने के लिए काफ़ी थी। उनकी हेज़ल ग्रीन आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं और उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थीं। उसी भाव से वो आगे कहते हैं, ये क्या बकवास किए जा रही हैं आप? आपको अंदाज़ा भी है क्या बोल रही हैं? और ये क्या डीडी लगा रखा है? हम आपके डेडा हैं। फिर वो मायरा के पास जाकर उसके कंधों को हल्के से अपने हाथों में थामते हैं। अपनी आवाज़ में वो अब पहले जैसी नरमी लाकर मायरा को समझाने वाले लहजे में कहते हैं, देखो मुझे बेटा, क्या हुआ है आपको? हमें बताओ, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? डेडा को पता है कि उनकी प्रिंसेस उनसे नाराज है बेटा, पर आप ये। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहें, क्योंकि अभी मायरा ने जो उनसे कहा था वो उनकी समझ से परे था। पर मायरा ने उनके हाथ अपने कंधों से हटा दिए और 2 कदम पीछे हट गई। फिर केएसआर की आंखों में देखते हुए उसने एक तिरछी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, मजाक? कौन सा मजाक? मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। मैंने तो जो कहा सच कहा, कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आखिर हम इतने समय बाद मिले हैं, पर आपकी बातों से लग रहा है कि आपको मुझसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक छोटा सा सवाल, डीडी, आपको इतना गुस्सा क्यों दिला गया? इतना कहते ही मायरा की वो टेढ़ी हंसी थोड़ी और बड़ी हो जाती है। वो आगे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया हो? फिर मायरा थोड़ा सोचते हुए आगे कहती है, पर आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं लगते कि आपको ये समझने में इतना समय लगे। आखिर आप केएसआर हैं, माफिया ब्लैक हॉर्स के बॉस। फिर थोड़ा रुककर वो आगे कहती है, फिर अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ समझकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हों और सच को अपनाने से भाग रहे हों? पर डी, आपको याद है, आपने ही मुझे एक बार बताया था कि हम चाहे जितना भी सच से भागे या अपनी आंखें बंद कर लें, पर सच कभी नहीं बदलता और कैसे न कैसे हमें उसे अपनाना ही पड़ता है। तो अब आप भी इस सच को अपनाओ डी, अपनाओ मुझे। ये कहकर मायरा अपने हाथों को थोड़ा सा खोलती है और अपना सर ऊंचा कर थोड़ी तेज आवाज में कहती है, अपनाओ अब अपनी बेटी को, या कह लो अपनी मुंह बोली बेटी को, माया उर्फ मायरा राजवंश को। मायरा की सारी बातें सुनकर केएसआर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। यह उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उनके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, अपनाओ मुझे, अपनाओ अपनी बेटी को, माया उर्फ मायरा राजवंश को। वो अपना ना में सिर हिलाते हुए लड़खड़ाते हुए वार्ड में मौजूद सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्हीं कांपते हुए होठों से वो कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। माया, आप माया कैसे हो सकती हो? आप तो मायरा हो, अपने डैड की प्रिंसेस। फिर आप ये। माया का तो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो उस एक्सीडेंट में मर गई थी। फिर वो यहाँ कैसे? और अगर आप माया हो तो मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मायरा कहाँ है? इतना कहते ही उनकी आंखें भर आती हैं और एक आंसू उनके गाल पर गिरता है, जैसे अब जाकर उनको एक एक बात जोड़कर कुछ समझ आया हो। वो अपनी भरी हुई आंखों से मायरा को देखने लगते हैं, जिसकी नज़रें सिर्फ उन्हीं पर थीं। उसके चेहरे पर अब कोई शातिर भाव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति थी। कुश सिंह राठौर केएसआर को इस हालत में देखते हुए मायरा की आंखों के सामने वो पल जीवंत हो उठा जब उसकी पहली बार केएसआर से मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक 3 साल पहले। तब माया सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक चमकता सितारा। खूबसूरत, क्रूर, शार्प माइंडेड और अपने इरादों की पक्की। बिजनेस की दुनिया में हर कोई उसे जानता था, उसकी खूबसूरती और उसकी सफलता के लिए। माया अपने कुछ बिजनेस डील के सिलसिले में अपने असिस्टेंट्स के साथ कोरिया गई थी। उसके साथ अभियान नहीं गया था, क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। उसे कुछ जरूर काम खत्म करने थे, इसलिए मायरा को अकेले ही वहां जाना पड़ा था।
कोरिया में एक नए और आलीशान मॉल की बोली लगने वाली थी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन के लिए सोने की खान साबित हो सकता था। जहां मुनाफा इतना ज्यादा हो, वहां मुकाबला भी उतना ही जबरदस्त होता है। यही वजह थी कि इस प्राइवेट इवेंट में दुनिया भर के सबसे बड़े और सबसे सफल लोग हिस्सा लेने आए थे। यह कोई आम इवेंट नहीं था, यह सिर्फ चुनिंदा और बेहद ताकतवर कंपनियों को ही आने की इजाजत थी। इन कंपनियों में एक नाम MMR का भी था, जिसके मालिक कुश सिंह राठौर अपने असिस्टेंट के साथ वहां उपस्थित थे। वो भी अपनी कंपनी के लिए इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे। सभी पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइजर्स द्वारा बुक किए गए शानदार होटल में ठहरे थे, जहां कोई अपनी तैयारी में व्यस्त था, कोई आराम कर रहा था और कोई कोरिया के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहा था। कैफे में माया का मन अभियान के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अपने कमरे से निकलकर पास के एक शांत कैफे में जाने का सोचा। उस कैफे में जाकर वो एक कोने में खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठकर बाहर के नज़ारों को देखते हुए अभियान से प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तुम इतनी दूर हो, मैं तुम्हें हक भी कर सकता जान, अभियान ने फोन पर कहा। मुझे तो तुम्हारे साथ हक के साथ और भी बहुत कुछ करना है माय लव, मायरा ने शरारत से कहा। दोनों की बातें इतनी प्यारी थी कि माया के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई थी। इसी बीच उसने अपने लिए एक कॉफ़ी और कुछ खाने का ऑर्डर दिया था। कुछ ही देर में ऑर्डर उसकी टेबल पर आ गया। तब तक अभियान का कॉल भी कट हो चुका था। मायरा ने कॉफ़ी का कप उठाया और बाहर देखते हुए एक गहरी चुस्की ली। लेकिन जैसे ही कॉफ़ी उसके गले से उतरी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कॉफ़ी बेहद खराब थी। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने एक नज़र कॉफ़ी को देखा और फिर कैफे के स्टाफ को घूर कर देखा। आपको तो मैं बात चुकी हूँ। माया को कुछ भी आसानी से पसंद नहीं आता था और खराब चीज़ को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका मन हुआ कि वो अभी खड़ी होकर इस स्टाफ को एक अच्छा सबक सिखाया। लेकिन तभी उसे अभियान की बात याद आई, बेवजह गुस्सा मत करना, चीज़ों को शांति से निपटाना। ये याद आते ही उसने अपनी आंखें बंद करके 2-3 गहरी सांसें लीं। उसने सोचा फालतू के लोगों के लिए वो क्यों अपना मूड खराब करे। उसने शांत होकर कॉफ़ी का कप वापस टेबल पर रख दिया और अपना फ़ोन चलाने लगी। वही कोई दूर से ही माया की हरकतों को बड़े गौर से देख रहा था। उसके बनते बिगड़ते भाव भी उसने देखे। वो कोई और नहीं, केसर थे। वो भी यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए अकेले आए थे। वो माया की टेबल के सामने वाली टेबल पर ही बैठे थे, पर माया की नज़र उन पर नहीं गई थी। केसर माया को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उसे देखकर उन्हें अपनी बेटी मायरा की याद आ जाती है। मायरा की आंखें बिल्कुल माया की तरह थीं, बस हल्के रंग का फर्क था। खाने को लेकर माया का वो नापसंदगी का भाव, जिससे एक ही पल में उसका मूड खराब हो गया था जब वह कॉल पर बात कर रही थी। वह खुशी कहीं न कहीं उन्हें मायरा की याद दिला रही थी, जिससे उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी। केएसआर कुछ सोचकर वह अपनी जगह से उठे और कैफे के उस हिस्से में गए जहां हम खुद के लिए कुछ भी खाने को तैयार कर सकते हैं। ये कोरिया है, कोरिया कैफे। टू अपने फ़ोन में देखे हाय होगे जहां सब को अवेलेबल होता है। 5 मिनट में ही वह अपने हाथ में एक ट्रे लिए वापस आए और माया की टेबल पर उस ट्रे को रख दिया। माया, जिसका पूरा ध्यान फ़ोन में मेल चेक करने में था, उसे लगा कि कोई वेटर है, इसलिए वह बिना ऊपर देखे ही कहती है, आई एम नॉट ऑर्डर एनीथिंग। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। So, go away from here and also clean the table and give me bill. तो यहाँ से जाओ और हाँ, ये टेबल भी साफ कर देना और बिल ले आओ। कुछ सेकंड जब माया को वेटर का कोई जवाब नहीं मिला तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वह अपना सिर उठाकर हल्के सख्त अंदाज में बोली, व्हाट। वह इतना ही बोल पाई थी कि उसकी नज़र सामने वाले शख्स पर पड़ी, जो कोई और नहीं, केएसआर थे। माया उन्हें देखते ही पहचान गई। अब वो कैसे, ये तो माया ही जाने। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले, पर वह एक सेकंड के अंदर सामान्य हो गए। वह अपनी कुर्सी से खड़ी होते हुए बिना किसी भाव के चेहरे के साथ कहती है, मिस्टर केएसआर आप। हाँ, माया को पता था कि केएसआर की कंपनी भी इस मीटिंग के लिए आई है, पर उसने यह नहीं सोचा था कि केएसआर खुद इस मीटिंग के लिए आएंगे और अब उसकी टेबल पर होंगे। अब माया केएसआर के बारे में इतना कैसे जानती थी और वह इतनी हैरान क्यों थी, ये तो बाद में पता चलेगा। केएसआर को भी लगा नहीं था कि माया उन्हें इतनी जल्दी पहचान जाएगी। वह रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए माया को भी बैठने का इशारा करते हैं, तो माया भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है।
केएसआर माया को देखते हुए कहते हैं, भूख लगी है। उनकी बात सुनकर माया उन्हें सवालिया भाव से देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, मतलब। उद्धरण। माया के ऐसे भाव देखकर केएसआर हल्का हंसते हुए कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या मिस माया को भूख लगी है। मैंने देखा आपने कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए, पर कुछ खाया नहीं। कॉफी का नाम सुनते ही माया का मुंह बन जाता है और वह सीधे सी कहती है, हम। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये लो, ये ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए केएसआर वह ट्रे माया के आगे कर देते हैं जो वह लाए थे। माया एक बार ट्रे देखती है जिसमें 2 बबल टी और 2 वेज नूडल्स के कटोरे थे। फिर केएसआर को देखते हुए कहती है, और मैं ये क्यों खाऊं? क्योंकि तुम्हें भूख लगी है, इसलिए। इतना कहकर वह टी और नूडल्स माया के सामने रख देते हैं और दूसरे से अपना खाना शुरू कर देते हैं। पर अगर आपने इसमें जहर मिलाया हुआ तो आखिरकार हम कंपटीटर्स हैं। इतना कहकर माया अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए केएसआर को देखती है। पर माया की बात सुनकर केएसआर के चेहरे पर एक भी भाव नहीं बदला। वह उतने ही शांत और गंभीर तरीके से कहते हैं, अच्छा। और दूसरी चम्मच उठाकर वह माया के नूडल्स में से एक निवाला खाते हैं और ऐसे ही उसकी टी की एक चुस्की लेते हुए कहते हैं, अब ठीक है, तो अब खाओ चुपचाप। अब उनकी आवाज में एक दबदबा था। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह माया के साथ क्यों इतने सहज हैं जबकि वह उससे पहली बार मिल रहे हैं। उनकी बात सुनकर माया भी खाना शुरू कर देती है। उसे सच में बहुत भूख लगी थी और वह नूडल्स सच में दिखने में बेहतरीन थे। पहला निवाला लेते ही माया के मुंह से निकलता है, हम। ये तो बहुत टेस्टी है। तभी माया को एहसास होता है कि अभी उसने क्या हरकत की है कि वह जल्दी से वापस अपने ठंडे हाव भाव में चली जाती है। केएसआर की नज़रें माया पर ही थीं और उनकी आंखों में एक नरमी थी। ऐसे ही दोनों शांति से खाना खत्म करते हैं और होटल की तरफ चल देते हैं। शाम को मीटिंग हुई जिसमें ये प्रोजेक्ट माया और केएसआर दोनों को साथ मिलकर करने को मिला, जिसके लिए रात में यही एक पार्टी का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट मिलने के बाद माया केएसआर के पास आती है। तब केएसआर फोन पर मायरा से बात कर रहे थे। माया उनकी सारी बातें सुनते हुए अपने मन में कहती है, वाह, दुनिया के लिए डेविल और अपनी बेटी के लिए बेस्ट दादा। फिर हल्का सा हंसकर कहती है, लकी गर्ल। केएसआर अपनी बात खत्म कर पीछे पलटते हैं तो उन्हें माया दिखती है। माया अपना हाथ उनके सामने करती है और कहती है, कंग्रेचुलेशंस डी। ये पहली बार था जब माया ने केएसआर को डी कहा था। डी सुनकर केएसआर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, डी मतलब। उनकी बात सुनकर माया कहती है, डी मतलब डेविल डॉन। पर उसकी आंखों के भाव कुछ और कह रहे थे। आप कितने क्रूर हैं, ये तो सब जानते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पर डॉन शब्द सूट करता है। माया उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है। इस समय केएसआर ने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने थे। उनकी दाढ़ी और बाल भी लंबे थे, बालों की एक चोटी बनी हुई थी। उसकी बात सुनकर केएसआर हंसते हैं और आगे बढ़कर माया को हल्का सा गले लगाते हुए कहते हैं, डी अच्छा उपनाम है, पर आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, आप हमारी बेटी जैसी हैं। इतना कहकर वह माया का सिर सहलाते हुए पीछे होते हैं और कहते हैं, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पार्टी में मिलेंगे। केएसआर माया को देखकर बहुत प्रभावित थे। वहाँ लोगों में मौजूद सबसे युवा और काबिल लड़की थी। उसकी बिजनेस स्किल बहुत अच्छी थी। कहीं न कहीं कह सकते हैं वह बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। वह पहली इंसान थी जिसने केएसआर को इतना प्रभावित किया। वह मन ही मन चाहते थे कि काश मायरा भी माया की तरह बन पाए, पर यह नामुमकिन है, ये भी वह जानते थे। रात के 8 बजे पार्टी शुरू हो गई थी। वेन्यू होटल से दूर था। सब पार्टी में पहुंच गए थे सिवाय माया और केएसआर के। माया भी तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। उसके पीछे ही केएसआर की कार थी। वह अकेले ही जा रहे थे, उनके असिस्टेंट पहले ही पार्टी में पहुंच गए थे। माया पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाती है, लोगों से मिलती है, बातें करती है। पर वह नोटिस करती है कि केएसआर की गाड़ी अभी तक नहीं आई। उसे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि उसे पता था कि केएसआर की गाड़ी उसकी गाड़ी से थोड़ी ही पीछे थी। माया बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी निकालती है और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर निकल जाती है। आधा रास्ता निकल जाने के बाद वह देखती है कि केएसआर की गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी है। ये सड़क थोड़ी सुनसान थी और केएसआर को करीब 200 लोगों ने घेर रखा था और केएसआर उनसे लड़ रहे थे। उन्हें काफी चोट भी आई थी।
माया एक भी पल गंवाए बिना अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर सीधा जाकर उन लोगों पर हमला कर देती है और अब वह और केएसआर उन 200 लोगों पर भारी पड़ रहे थे। कुछ ही देर में ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। उनका बॉस और कुछ 20-30 लोग ही बचे थे। माया और केएसआर को भी बहुत चोटें आ चुकी थीं। तभी उनका बॉस केएसआर पर पीछे से फायरिंग करता है, जो माया देख लेती है और केएसआर को बचाने के चक्कर में माया को 2 गोलियां लग जाती हैं। माया को गोली लगती देख केएसआर जल्दी से उसे संभालते हैं। तब तक माया और केएसआर के लोग भी पहुंच जाते हैं, जो स्थिति को संभालते हैं और केएसआर माया को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि खून बहुत ज्यादा बह गया है और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पर माया का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था, जो उनके पास उपलब्ध नहीं था। केएसआर उनसे ब्लड ग्रुप पूछते हैं उसे उपलब्ध कराने के लिए। तब उन्हें पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप और माया का ब्लड ग्रुप एक ही है, तो वह जल्दी जाकर ब्लड देते हैं और ब्लड माया को चढ़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि माया को कल तक होश आ पाएगा, तभी वह आगे कुछ बता पाएंगे। अब तक अभय को भी सब पता चल गया था और वह घबराते हुए जल्द से जल्द कोरिया के लिए निकलता है। सुबह तक माया को होश आता है। केएसआर उससे मिलने आते हैं। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, आपने ये सब क्यों किया? आपको पता है आज आपकी जान भी जा सकती थी। मैंने ये सब अपने लिए किया है। फिर थोड़ा रुककर आगे कहती है, आपने मुझे अपनी बेटी जैसा कहा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। उसकी बात सुनकर केएसआर कहते हैं, तुम मेरी बेटी जैसी नहीं, आज से मेरी बेटी हो और आज से तुम्हारा कर्ज रहा मुझ पर। तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। उन लोगों में और भी बातें होती हैं दोपहर तक, जिससे अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो उनके दिल में हमेशा रहने वाला था। दोस्ती, बाप बेटी, बिजनेस पार्टनर्स। फिर केएसआर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम था। ये सब कैसे हुआ और आप यहाँ कैसे? केएसआर के इस कड़क आवाज से माया हकीकत में वापस आ गई। ये सब कैसे हुआ और आप यहाँ कैसे? केएसआर के इस कड़क आवाज से माया हकीकत में वापस आ गई। प्रेजेंट टाइम। माया केएसआर को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर छोड़ती हुई उन्हें बताती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने अभियान की जान बचाने के लिए अपनी जान उस धमाके में गंवा दी। पूरी बात जानने के बाद केएसआर उससे सवाल करते हैं, किसने किया था ये, कुछ पता है आपको? उनकी बात सुनकर मायरा गुस्से से कहती है, नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। और वो इंसान ज्यादा दिन तक मुझसे बच नहीं सकता। फिर हल्का सा हंसकर आगे कहती है, शायद उसने अभी तक मुझे अच्छे से जाना नहीं है, तभी तो इतनी हिम्मत की उसने। जी लेने दो उसे उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल, फिर मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। केएसआर उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब हम देख लेंगे, अभी आपकी सेहत ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर मायरा उनसे सवाल करती है, अब आगे आपने क्या सोचा है? मैं अपने अभी के पास वापस जाना चाहती हूँ। तब तक केएसआर अपने पहले वाले ठंडे हाव भाव में वापस आ चुके थे। उन्होंने खुद को संभाल लिया था। हाँ, ये उनके लिए मुश्किल था, पर वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी अकेली की बात नहीं थी, ये उनके पूरे कुल की बात थी, जिसकी जिम्मेदारियां अभी उनके कंधों पर थीं। मायरा की बात सुनकर वो अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, कहीं नहीं जाएंगी आप। शायद आप भूल रही हैं कि अब आप माया नहीं हैं। फिर हल्की टेढ़ी हंसी के साथ केएसआर आगे कहते हैं, अब आप मायरा सिंह राठौड़ हैं, कुश सिंह राठौड़ की बेटी, और राठौड़ की वंशज हैं, तो आपको अब वो सभी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी जो मायरा की हैं। हम आपके लिए कपड़े भिजवा रहे हैं, चेंज कर लीजिए, कहीं जाना है हम लोगों को। इतना बोलकर वो बिना मायरा का जवाब सुने वार्ड से बाहर चले जाते हैं। वही मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे ऑर्डर दे। वह दांत पीसते हुए केएसआर को जाते देखती है और बड़बड़ाती है, आह डी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? और गुस्से में पास रखी चीजों को नीचे गिरा देती है। कुछ ही देर में एक स्टाफ मायरा के लिए कपड़े लाती है। मायरा कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है और वो स्टाफ उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसे मायरा की मदद करने को कहा गया था। पर मायरा तो मायरा है और गुस्से में तो बवाल ही है। जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी आंखों में अभी भी वही गुस्सा था। उसने कपड़ों को लापरवाही से पहन लिया था। स्टाफ ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, मैम, क्या मैं आपकी मदद करूं? मायरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि स्टाफ एक कदम पीछे हट गई।
मायरा अपने बालों को सुलझाते हुए शीशे में खुद को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने आप से कहती है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊंगी, वो भी एक नए रूप में, मायरा सिंह राठौड़ के रूप में। जान। खैर, थोड़ी देर बाद मायरा अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसने एक सफ़ेद बैगी ट्राउज़र और एक गीली सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। खुले बालों में वह बिल्कुल एक सफ़ेद खरगोश जैसी लग रही थी, बेहद प्यारी। उसके सिर पर एक छोटा बैंडेज था और हाथ में अस्थायी प्लास्टर। उसके सामने एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसमें आगे की सीट पर केएसआर का असिस्टेंट समीर, लगभग 30-35 साल का, वेल मेंटेन्ड और हैंडसम, बैठा था और पीछे की सीट पर केएसआर खुद सफ़ेद बिजनेस सूट में थे। मायरा को देखते ही समीर गाड़ी से बाहर आया और मायरा के लिए गेट खोलकर साइड में खड़ा हो गया, उसके बैठने का इंतजार करने लगा। लेकिन मायरा तो मायरा थी, और वो भी अभी गुस्से में। मायरा ने समीर को पूरी तरह से अनदेखा किया और केएसआर को देखने लगी, जिनका ध्यान अपने लैपटॉप पर था। जब केएसआर को लगा कि कोई गाड़ी में नहीं बैठ रहा है, तो उन्होंने सामने देखा। वहां मायरा अपने पूरे एटीट्यूड में खड़ी थी, पर गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। केएसआर 1 मिनट तक उसकी आंखों में देखते रहे, जिसकी आंखें भी बस उन्हीं पर टिकी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर समीर को देखकर उन्होंने अपनी तरफ का गेट खोला और बाहर आकर समीर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। समीर कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसके लिए केएसआर की एक नज़र ही काफ़ी थी। समीर को पता नहीं क्यों, पर आसपास तनाव का एहसास हो रहा था। वह मायरा की तरफ का गेट बंद कर एक नज़र अपने बॉस को और एक नज़र उनकी लाडली बेटी को देखता है, अपने हाथों को रगड़ते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। केएसआर अपनी साइड से चलकर मायरा की तरफ आते हैं और मायरा की साइड का गेट खोलते हैं। उनके ऐसा करते ही मायरा उनकी आंखों में देखती है, हल्की सी मुस्कुराती है और बड़े एटीट्यूड से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। केएसआर गेट बंद करके अपनी साइड आकर बैठ जाते हैं। बेचारा समीर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि इन बाप बेटी की आंखों ही आंखों में क्या बात हुई। वह अपना सिर खुजाते हुए एक बार मुड़कर उन दोनों को देखता है, फिर गाड़ी उसकी मंजिल की ओर बढ़ा देता है। रात के सन्नाटे में गाड़ी अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। कार के भीतर का माहौल बिल्कुल शांत था। न केएसआर कुछ बोल रहे थी और न ही मायरा। केएसआर अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी थे और मायरा अपना सर सीट से टिकाया खिड़की से बाहर के नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। मायरा के चेहरे पर शांति थी। इंडिया वो पहली कभी नहीं आई थी। यह उसका पहला सफ़र था और अस्पताल के लंबे समय के बाद, इसलिए वो खुली हवा में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। वही समीर को मायरा आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आमतौर पर वो केएसआर के साथ हमेशा बातें करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। केएसआर भी उसे कुछ न कुछ समझाते रहते थे, पर आज सब कुछ अलग था। न मायरा कुछ कह रही थी, न ही केएसआर उसे कुछ समझा रहे थे। उसे पता था सबकी तरह मायरा भी थोड़ा बहुत केएसआर से डरती थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसे थी, पर केएसआर ने कभी उस पर जाता गुस्सा नहीं करते थे। उन्हें पता था वो बहुत मासूम है। समीर को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था, पर मायरा आज उसे एक आत्मविश्वास से भरी लड़की लग रही थी। समीर ने अपनी सोच को झटक कर गाड़ी को एक सुनसान पहाड़ी इलाके की ओर मोड़ देता है। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी। घड़ी में 7:30 बज रहे थे। गाड़ी के रुकते ही मायरा ने आंखें खोली और सामने देखा। एक छोटा सा पुराना होटल सामने था। मायरा ने अपनी नजरें घुमाकर केएसआर की ओर देखा, जैसे बिना कुछ कहे ही पूछ रही हो, हम यहाँ क्यों आए हैं? केएसआर ने मायरा को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आवाज में एक भारीपन था। अभी हमें और दूर जाना है। आपको भूख लगी होगी और आपकी दवा का भी समय हो गया है, इसलिए चलिए कुछ खा लेते हैं। आपको फिर से दवा लेनी है। मायरा ने उनकी बात सुनकर एक नज़र उस होटल पर डाली। बाहर से वह भले ही छोटा था, पर बहुत सुंदर लग रहा था। फिर भी उसने धीरे से कहा, मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का। इतना कहकर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और सिर गाड़ी से टिका दिया। केएसआर ने उसे घूर कर देखा। उन्हें लगा शायद मायरा इस जगह के छोटे होने की वजह से मना कर रही है, क्योंकि वह अक्सर आलीशान जगहों पर ही रहती थी। जबकि ऐसा नहीं था। मायरा ने कई बार इससे भी छोटी जगहों पर खाना खाया था और कई बार तो बिना खाए भी रही थी, पर आज उसका मन नहीं था। केएसआर उसे देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा,
किसी भी चीज को उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं आंकना चाहिए, जब तक आप उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान न लें। चलिए, अंदर चलिए। इतना कहकर उन्होंने मायरा की तरफ का दरवाजा खोल दिया। उस शांत माहौल में उनकी आवाज में एक आदेश था जो मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। KSR का ज्ञान मायरा के सिर के ऊपर से निकल गया। उसने अपनी आंखें खोली और उलझन भरे अंदाज में पूछा, व्हाट? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने किस चीज को उसके लुक के हिसाब से जज किया? अगर मैं चीजों को उनके बाहरी रूप से आंकती तो आज इतनी बड़ी एम्पायर की मालकिन नहीं होती। तो आप अंदर क्यों नहीं चल रही है? इसलिए ना क्योंकि ये कोई बड़ा या विप होटल नहीं है। इतना कह करके SR ने मायरा की तरफ और भी गंभीरता से देखने लगते हैं। उनकी बात सुनकर मायरा ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहती है, लाइक सीरियसली दीदी, मैंने कहा ना कि मेरा मूड नहीं है, बस। और मैं जानती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या आप मुझे इतना है ही जानते हैं? मायरा की बात सुनकर KSR को लगता है कि शायद वह कुछ गलत सोच रहे थे। उन्होंने मायरा को देखा, जिसके चेहरे पर अब गुस्सा और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, ओके, सॉरी, मैं कुछ गलत समझ गया था, लेकिन तुम्हारा मूड हो या न हो, तुम्हें अंदर चलना पड़ेगा। ओके, तुम्हारी दवा का समय हो गया है और अब आगे कोई होटल नहीं है, सो लेट्स गो। इतना कहकर वह मायरा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल देती है। वहीं समीर को लगा कि आज उसका IQ बिल्कुल खत्म हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या पहेलियां बुझा रहे हैं। वो भी अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों का पीछे चले जाता है। जैसे ही वे अंदर गए, भीतर का नज़ारा कुछ और ही था। बाहर से छोटा दिखने वाला होटल अंदर से अपनी खूबसूरती बयां कर रहा था। हर तरफ बड़े बड़े छायादार वृक्ष और करीने से सजे हुए थे और वहां 20 से भी ज्यादा किस्मों के फूल खिले थे। गुलाब, चमेली, लिली, कमल और न जाने कितने ही रंग बिरंगे फूल, जिनकी भीनी भीनी खुशबू हवा में घुल रही थी। खुले आसमान के नीचे बैठने की खूबसूरत व्यवस्था थी और चारों ओर जगमगाती रोशनी। वहां एक अद्भुत शांति थी, जहां सिर्फ प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि किसी का भी दिन बन जाए। ये नज़ारा सकारात्मकता से भरा था और माया का खराब मूड उसे देखते ही ठीक हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और जगमगाती रोशनी की वजह से उसकी आंखें भी चमकने लगी थीं। वो तीनों लोग हाथ धोने के लिए गए, जहां की व्यवस्था भी खुले में थी। फिर वे एक टेबल पर बैठ गए और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म और ताज़ा खाना उनकी टेबल पर होता है, जिसमें 3 कटोरियों में सब्जियों से भरी खिचड़ी और साथ में गर्मा गर्म चाय थी। खाना देखकर मायरा को समझ नहीं आया। वो खुद से कहती है, चलो मेरा तो ठीक है, मैं बीमार हूँ, पर ये दोनों खिचड़ी क्यों खा रहे हैं? उसने KSR से पूछा, दीदी आप ये क्यों खा रही हैं? फिर थोड़ा मजाक में बोली, क्या आप भी बीमार हो? उसकी बात सुनकर KSR बस उसे एक नज़र देखते हैं और कुछ नहीं कहते। तभी समीर जवाब देता है, इस होटल में सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी डिशेस मिलती हैं, जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होती हैं। वह आगे बताता है, यहाँ का खाना हल्का होता है, जिसे खाकर मन और भूख दोनों शांत हो जाते हैं। समीर पहले भी KSR के साथ 2-3 बार यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे इस जगह के बारे में पता था। समीर की बात सुनकर मायरा ने बस सिर हिला दिया। उसे यह होटल काफी दिलचस्प लगा और उसने मन ही मन सोचा कि वह भी अभियान के साथ यहाँ जरूर आएगी। खाना खत्म करने के बाद मायरा और KSR गाड़ी में जाकर बैठ गए। समीर को कुछ काम था जो KSR ने उसे दिया था, इसलिए वह चला गया था। अब गाड़ी में सिर्फ KSR और मायरा ही थे। मायरा ने KSR की तरफ देखते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? ये सवाल वह बहुत देर से पूछना चाह रही थी। उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए KSR जम गए, फिर अपनी उसी शांत आवाज में बोले, मायरा का अंतिम संस्कार करने। पूजा रखी उसकी आत्मा की शांति के लिए हमारे महापुजारी के पास। ये सुनकर मायरा बस इतना ही कह पाती है, ठीक है, और खिड़की से बाहर देखने लगती है। इस समय दोनों के दिलों और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर उनके चेहरों पर सिर्फ शांति थी। कुछ देर में समीर आता है और गाड़ी चलाने लगता है। तभी KSR अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और मायरा के सामने करते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारा फ़ोन। तुम्हारा पुराना फ़ोन एक्सीडेंट के समय टूट गया था। उनकी बात सुनकर मायरा पहले फ़ोन को देखती है, फिर KSR की तरफ देखती हुई कहती है, मेरा?
उसके शब्दों में एक स्वीकारोक्ति के साथ एक सवाल भी था, जिसे पहचान कर केशव कहते हैं, हाँ तुम्हारा, और अब तुम्हें अपनी चीजों का खास ध्यान रखना है। इतना कहकर वह फोन मायरा के हाथ में रखकर सामने देखने लगते हैं। मायरा उनकी बात सुनकर फोन को एक बार देखती है और फिर उसे पास के हैंडल में रख देती है। वह फिर कुछ नहीं बोलती। वही समीर उन दोनों के बीच के तनाव को महसूस कर सकता था। 1 घंटे और चलने के बाद गाड़ी रुकती है और तीनों लोग उससे बाहर आते हैं। वे आगे की ओर चलने लगते हैं। मायरा अपने चारों ओर देखती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता। बस कुछ जगहों पर जलते हुए दीपक दिख रहे थे, जिनसे उसे इतना तो समझ आ गया था कि वे लोग किसी पहाड़ी के ऊपर हैं। लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया था चलते चलते। जब मायरा से और चला नहीं गया तो उसने झुंझलाहट में पूछ ही लिया, ये कौन सी जगह है दीदी? और हम बस कब से चले जा रहे हैं? कहीं आप मुझे मारने वरने का प्लान तो नहीं कर रहे हो इस सुनसान जगह लाकर? इतना कहकर वह वहीं खड़ी हो जाती है। उसकी बात सुनकर समीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। केएसआर रुकते हैं और मायरा की ओर मुड़कर अपनी आंखें छोटी करके जवाब देते हुए कहते हैं, हम हमारे महागुरु जी के आश्रम आए हैं और ऊपर तक गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए अब चुपचाप चलो मायरा। और मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी कमजोर हैं कि इतने ही चलने में थक जाएंगी। उनकी बात सुनकर मायरा भी बेपरवाही से कहती है, आश्रम? वह क्या होता है? पूजा कराने तो लोग मंदिर जाते हैं ना, जितना मुझे पता है। मायरा का बेतुका सवाल सुनकर केएसआर अपना सिर सहलाते हैं और उसका हाथ पकड़ बिना उसे कोई जवाब दिए आगे की ओर चलने लगते हैं। लगभग 40 मिनट और चलने के बाद आखिरकार वे आश्रम पहुंच जाते हैं। अभी अंधेरा था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, सिवाय आसपास बनी छोटी छोटी कुटिया के। वे अंदर जाते हैं तो गुरुजी का एक शिष्य उनका स्वागत करता है। केएसआर उससे कहते हैं कि उन्हें गुरुजी से मिलना है, तो वह बताता है कि गुरुजी ने पहले ही उनके आने की खबर दे दी थी और अभी गुरुजी अपने आसन में बैठ चुके हैं, तो वे लोग उनसे नहीं मिल सकते। पर गुरुजी ने उनकी पूजा का मुहूर्त कल सुबह 5 बजे का बताया है, इसलिए आप लोग कल सुबह स्नान कर तैयार हो जाएगा। अभी चलिए, आपके लिए कक्ष तैयार है, आप लोग विश्राम कर लीजिए। इतना बोलकर वह अपने हाथों से उन्हें आगे की ओर इशारा करता है। कुछ दूरी पर जाकर उन लोगों को उनके छोटे छोटे कक्ष दे दिए जाते हैं, जो बिल्कुल आसपास थे। वह शिष्य उनसे भोजन के लिए कहता है, तो केएसआर मना कर देते हैं कि वे खाकर आए हैं। उसके बाद गुरुजी के शिष्य ये कहकर चले जाते हैं कि अगर कोई भी परेशानी हो तो उनसे संपर्क करें। मायरा, जो आसपास की चीजें देखने और समझने की कोशिश कर रही थी, उन शिष्य के जाने के बाद उसकी नजरें केएसआर पर जाती हैं। पर केएसआर बस इतना कहते हैं कि जाओ, आराम कर लो, थक गई होगी, सुबह जल्दी उठना है। इतना कहकर वह अपनी कुटिया में चले जाते हैं। समीर भी अपनी कुटिया में चला जाता है। मायरा उनसे कुछ पूछना चाहती थी, पर केएसआर को ऐसा जाता देख अपने होंठ चबाते हुए वो अपनी कुटिया में चली जाती है। रात के 2 बजे थे। केएसआर को नींद नहीं आ रही थी, तो वह बाहर आ गए। खुली हवा में बाहर आकर वह देखते हैं कि मायरा भी पास में बनी एक लकड़ी की बेंच पर आड़ी लेटी हुई है और आसमान की ओर देख रही है। केएसआर जाकर उसके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको आराम करने के लिए कहा था। मायरा उनको देखकर नजरअंदाज कर देती है, जैसे जता रही हो कि आपसे मतलब। केएसआर समझ जाते हैं कि उसका मूड ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए वह भी उस बेंच पर उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं। मायरा उनको बैठता देख अपने पैर हल्के से एक तरफ कर लेती है। तभी केएसआर की नज़र मायरा के पैरों पर जाती है, जिन पर सूजन आ गई थी। शायद इतना ट्रैवल और फिर चलने की वजह से उन्हें एहसास होता है कि शायद वह अपने दुख में इतने खो गए थे कि उन्हें मायरा का ख्याल ही नहीं आया कि उसकी बॉडी अभी कमज़ोर है, वह 1 हफ्ते बाद कोमा की स्थिति से उठी है। वह मायरा के पैरों को अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाने लगते हैं। मायरा मना करती है, पर वह उसकी बात नहीं सुनते। तभी उन्हें मायरा की आवाज़ आती है, जो अपनी खाली आंखों से आसमान को देखते हुए कह रही थी, पता है दीदी, मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड कैसे थे। जब मैं छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। उसकी बात सुनकर केएसआर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह उसकी आंखों में एक खालीपन और उदासी महसूस कर सकते थे। मायरा आगे बोलती है, मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला।
मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 10-12 की थी, उसके बाद उनकी हर याद मेरे दिमाग से मिट गई। मुझे कुछ याद नहीं आता, कुछ धुंधली तस्वीरों के अलावा। जब मैंने आंखें खोली तब अभी मेरे साथ था और आज तक है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे आपसे एक अटैचमेंट महसूस हुआ। पता नहीं क्यों मैंने आपको फॉलो किया। आपको तो पता भी नहीं होगा, आपका हर इंटरव्यू, हर चीज पर मेरी नजर रहती थी। मैं आपकी तरह बनना चाहती थी। मैंने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे मैं आपकी तरह बन पाऊं। इस बारे में अभी को भी नहीं पता। फिर कोरिया में मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे अपनी बेटी माना। मैं बहुत खुश थी। मैं माया, जिसने जो चाहा उसे पाया हर हालत में। एक आप ही थे जो मुझसे दूर थे। मैं आपकी छाव में रहना चाहती थी, एक पिता का प्यार चाहती थी। फिर हल्का सा हंसकर आगे कहती है, और देखो हमारी किस्मत, उसने मुझे आपकी बेटी ही बना दिया। और आप भी तो चाहते थे आपकी बेटी मेरी जैसी हो। इतना कहकर मायरा थोड़ा रुककर आगे कहती है, अब तो मैं आपकी बेटी बन गई, दीदी तो क्या आप मेरे फादर बनेंगे। इतना बोल वह केएसआर को देखने लगती है जो उसकी बात सुनकर बहुत हैरान लग रहे थे, पर मेरा चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखों में एक उम्मीद जो केएसआर समझ रहे थे।